एआई के चलते आईटी सेक्टर में नौकरी के खतरे की आशंका के बीच टीसीएस ने बम्पर भर्ती कर इस सेक्टर को टॉनिक देने का काम किया है। टीसीएस की ओर से 9000 से ज्यादा आईटी पेशेवरों की भर्ती को जो रिजल्ट्स के बाद उभर कर के सामने आई हैं बातें, उसके तहत निश्चित तौर पर आईटी सेक्टर के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। लेकिन कुछ और तस्वीरें भी हैं जो बताती हैं कि हायरिंग्स में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं। मसलन एआई और नॉन एआई को जब आप फर्क करके देखते हैं तो उसमें बहुत सारे डेटा आपको ऐसे नजर आते हैं जिस पर बातचीत करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम इन तमाम फैक्ट्स को, अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं और टीसीएस जैसे बड़े जायंट की हायरिंग के पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, मंथन इस पर करेंगे खास मेहमानों के साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि आईटी में हायरिंग का दौर अब आगे कैसा रहने वाला है। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर करते हैं चर्चा। भारत में आईटी कंपनियों में पिछले कुछ दिनों में लगातार छंटनी के बीच टीसीएस ने आईटी पेशेवरों के लिए टॉनिक देने का काम किया है। दरअसल टीसीएस की ओर से 9000 से ऊपर कर्मचारियों की बम्पर हायरिंग की खबर ने आईटी सेक्टर में मानो जान फूंक दी है और एआई के चलते आईटी सेक्टर में नौकरी खोने के खतरे की आशंका को कुछ हद तक कम कर दिया है। फिलहाल टीसीएस की इस बम्पर हायरिंग के बाद कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 6 लाख के करीब हो जाएगी। यानी आईटी सेक्टर में एट्रिशन का दौर छट सकता है और इसमें फिर से बाहर आ सकती है। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टीसीएस ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भर्ती के मोर्चे पर शानदार वापसी की है। कंपनी ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 9279 नए कर्मचारियों को जोड़ा है। इसके साथ ही 30 जून 2026 तक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर करीब 5,94,000 हो गई है। ये पिछले एक साल से अधिक समय में टीसीएस की सबसे बड़ी तिमाही भर्ती है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी एक बार फिर अपने वर्कफोर्स का विस्तार कर रही है। तो वहीं टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी लगातार एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और अगली पीढ़ी के स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में निवेश कर रही है ताकि कर्मचारियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सके। तो वहीं कर्मचारियों की कंपनी छोड़ने की दर में सुधार हुआ है। टीसीएस की वॉलंटरी एट्रिशन दर पिछले 12 महीनों के आधार पर घटकर 13.6% रह गई है, जो पिछली तिमाही में 13.7% थी। हालांकि ये गिरावट मामूली है, लेकिन इससे संकेत मिलता है कि कर्मचारियों को बनाए रखने में कंपनी को सफलता मिल रही है। भले ही टीसीएस में हायरिंग के मोर्चे पर उछाल आईटी प्रोफेशनल के लिए गुड न्यूज है, लेकिन नौकरी.com की इस रिपोर्ट के मायने को भी समझना जरूरी है। नौकरी.com की एक रिपोर्ट की माने तो इंडियन आईटी कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की नौकरियों में पिछले साल के मुकाबले इस साल जून में 16% की तेजी आई है, जबकि आईटी सेक्टर की दूसरी सामान्य नौकरियां 3% कम हुई हैं। इससे पता चलता है कि कंपनियां अब नई तकनीक के हिसाब से खुद को बदल रही हैं। टीसीएस की बम्पर हायरिंग के बाद क्या करीब 26 लाख करोड़ रुपए की इंडियन आईटी इंडस्ट्री में बाहर आने वाली है, या ये हायरिंग मौजूदा हालात में आईटी सेक्टर के लिए महज एक छोटी खुराक है? सच्चाई तो यही है कि अभी भी एआई आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन इस चुनौती को आईटी सेक्टर की बैसाखी से ही पार पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सुनील गोयल जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमडी ग्लोबल हंट के। गोयल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। रजनीश सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग पार्टनर सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के। रजनीश सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज श्रीवास्तव सर, सीईओ एंड को फाउंडर यूनो सर्च के। बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव सर आपका भी हमारे शो पे। सुनील सर, आपसे ही समझना चाहेंगे, टीसीएस के नतीजे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर हम थोड़ा सा एआई नॉन एआई को हम छोड़ भी दें, बट ओवरऑल आईटी में ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस दिखाया है टीसीएस ने और हायरिंग में थोड़ा एक ग्रीन सिग्नल, एक शुभ संकेत संभवतः समझ में आ रहे हैं। क्या इसको इसी तरह से पढ़ा जाए या अभी कुछ और पिक्चर्स को हमें साथ में रख करके कॉम्प्रिहेंसिव अध्ययन करना पड़ेगा सर? इसमें क्या होता है कि आईटी एक ऐसा इंडस्ट्री है जो एवर इवॉल्विंग है, यानी वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होते रहे, बहुत जल्दी जल्दी होते रहे हैं, डिस्ट्रप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज आती रही है। तो वहाँ पे किसी भी एक इंडिविजुअल को आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि वो 5 या 7 साल तक एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, बिकॉज सेम टेक्नोलॉजी में भी वर्जन्स, अपग्रेडेशंस आते रहते हैं। और आज की डेट में देखें तो जितना भी डिस्ट्रप्शन हुआ है टेक्नोलॉजी में, एआई या बाकी चीज़ों के आने के बाद या बड़े ऑटोमेशन आने के बाद, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक नया वर्कफोर्स, न्यू माइंडसेट आने की जरूरत है मार्केट के अंदर में, और जहाँ पे उनको ट्रेन करना शायद आसान होगा, क्योंकि उनके पास कोई भी बैकलॉग नहीं है, कोई बैकेज नहीं है। तो अगर आज की डेट में हम ये बात कर लें कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज में जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही है मार्केट में,
तो क्या एक कॉलेज ग्रेड को ट्रेन करना ज़्यादा आसान है या एक इंडस्ट्री में कोई 10 या 15 साल के एक्सपीरियंस के प्रोफेशनल को? तो मुझे लगता है कि न्यू एज टेक्नोलॉजी में कॉलेज ग्रेड को ट्रेन करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा फास्ट होती है, उनके पास कोई लेगेसी बैगेज नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं चीज़ों में इनोवेशन भी लेके आते हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे जितने भी लार्ज प्रोडक्ट कंपनीज हैं, वो आज के डेट में स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम्स लेके आते हैं, इनोवेशन प्रोग्राम्स लेके आते हैं, जहाँ पे कि कुछ ना कुछ करके बोलते हैं कि आप आइए यंगस्टर्स को जो ऑनगोइंग स्टडीज में हैं, कैंपसेस में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट्स कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ रिसर्च लैब में आइए, 3 to 6 months का प्रोग्राम कीजिए और आप कुछ इनोवेशन कर पाते हैं तो दैट विल वैल्यू एडिशन, और उसके लिए भी अच्छा पे करते हैं। तो टीसीएस आज के डेट में शायद उस चीज को कैश ऑन करने की कोशिश कर रहा है कि जब बातचीत हुई, लिगेसी थी, ले ऑफ्स होने शुरू, अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज के डेट में ले ऑफ्स नहीं हो रहे हैं। अगर आप जाके कुछ दिन पुराना ही डेटा देखे तो ऑरेकल, एक हफ्ते पुराना डेटा देखे तो ऑरेकल माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 20-25 हजार लोग निकाले हैं ग्लोबली, अगर देखें तो उसके अंदर में। तो ये स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री की बात नहीं करके स्पेसिफिक टू डोमेन इंडस्ट्री है, तो एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर में। जब आप कैंपस हायर करते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है उनको हायर करने में, और रादर उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं पे करती है। मोस्टली जितनी आईटी सर्विसेज कंपनी बहुत ही मिनिमम पे करते हैं, मैं तो रिजनेबल भी नहीं बोलूँगा, बहुत मिनिमम पे करते हैं। और उस मिनिमम पे आउट में उनको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने से इंडिविजुअल के लिए ये होता है कि उनको ऑन जॉब लर्निंग मिल जाती है, उनकी वैल्यू प्रपोजिशंस बढ़ जाती है, और कंपनी के लिए जो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। यानी कल को अगर कोई भी लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनी एक एआई में या किसी भी डोमेन में जाके एक सर्विसेज ऑफरिंग करेंगी किसी भी पार्ट ऑफ द कंपनी में या वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, तो शायद वो बेटर सॉल्यूशन दे पाएंगी, बेटर कॉस्ट पे दे पाएंगी, फास्टर दे पाएंगे, क्योंकि रिसोर्स के नंबर्स ज़्यादा हैं, यंग वर्क फोर्स हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, और कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज्ड है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को जब सॉल्यूशनिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, एक आईटी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज के कंपनी के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो ये बहुत ही सूटेबल होता है। और शायद हमारी कंट्री का मॉडल भी इस पे रहा है। आज के डेट में जितनी भी लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनी है जहाँ 4-4, 5-5, 6-6 लाख लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी मॉडल पे ऑप्टिमाइज किया है हमने अपने आप को। तो इसमें मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बीच में जैसे कैंपस में हायरिंग्स कम हो रही थी, लोगों को मौके नहीं मिल रहे थे, बट एक तो क्विकली, शायद आज की डेट में हाँ, लिबरेज करने के लिए ये अच्छा मौका है। ओके, तो ठीक है सर, मैं थोड़ा सा रजनीश सर से भी समझ लेता हूँ, क्योंकि हमने मूल जो डेटा का जो हवाला दिया है वो टीसीएस के Q1 के नतीजों का ही दिया है। लगभग 9300 नेट कर्मचारी नए जुड़े हैं। पिछले साल कंपनी का हेडकाउंट 23,000 से ज़्यादा था। तो अगर हम वापसी के रूप में अगर इसको देखें, नंबर के रूप में जो हम नए कर्मचारी जोड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार सिर्फ टीसीएस ही नहीं बाकी आईटी कंपनीज में भी इस बात को लेकर ज़्यादा चिंता हो रही थी कि कितने निकाले जाएंगे। अब हायरिंग की बात हो रही है, उन नंबर्स को हम पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं। तो क्या इसे रजनी सर ओवरऑल हम आईटी सेक्टर में रोजगार की इसे वापसी माने, या अभी संकट छटा नहीं है, थोड़े अभी बाकी मोर्चों पर अभी संकट बरकरार है? आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, बहुत अच्छा सवाल दीपक। और मैं इसको एक बड़ा कॉशियस स्टेप बोलूंगा टीसीएस ने लिया है। आप देखिए, अगर आप कोविड के पहले के अगर आप आंकड़े देखेंगे कैंपस हायरिंग के, तो वो इससे शायद 3 गुना 4 गुना हायरिंग होती थी इसी ऑर्गेनाइजेशन की। सो नेचुरली उससे काफी डाउन है। गुड न्यूज ये है कि एक तरह का कमबैक है कि हमारे कैंपस हायरिंग में थोड़ा सा एक सांस लेने वाली सिचुएशन मैं कहूँगा, क्योंकि स्थिति उतनी नाजुक हो चुकी थी। बच्चों में काफी कॉन्फिडेंस लो हो गया था, खास करके कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का। बट ये एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटिंग न्यूज़ है। भले नंबर्स कम हो, और कहीं ना कहीं जैसा सुनील बोल रहे थे कि इसमें कॉस्ट ऑफसेट की ही डिस्कशन है कि आप फ्रेशर्स लेते हैं, लो कॉस्ट हैं, एट द सेम टाइम वो ऑलरेडी स्किल्ड हैं। ये मान करके चल रहे हैं कि तमाम कैंपसेस में एआई पे काफ़ी कोर्सेज जारी हैं। और साथ साथ मैं इस न्यूज़ में ये भी पढ़ रहा था कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अपस्किलिंग के ऊपर काफ़ी टीसीएस खर्चा कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक फ्यूचर रेडीनेस का एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है। और मैं मानता हूं कि अगर ये 10,000 को अच्छी तरह ये लोग एब्जॉर्ब करके चला सके एक साल, तो क्या पता अगले साल ये डबल भी हो जाए नंबर।
एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो हम अभी डेटा देख रहे हैं, अगर हम FY26 में जाएं टीसीएस के नज़रिए से, तो FY26 में टीसीएस का जो हेडकाउंट था वो 23,460 घटा था। ये हेडकाउंट घटे थे, और जनवरी मार्च 2026 में सिर्फ 2,356 कर्मचारियों की ही नेट बढ़ोतरी हुई थी। ये नंबर थोड़ा सा ऐसा था जिसने थोड़ा चिंता में डाला था। इसलिए जो मौजूदा हायरिंग जो बढ़ी है, जो नंबर्स आए हैं, उसको एक बाउंस बैक तो कहा जा रहा है, लेकिन क्या इसे श्रीवास्तव सर, इसे अभी नए हाई ग्रोथ दौर की शुरुआत कहना अभी ठीक होगा सर, या थोड़ा सा रुकना होगा, देखना होगा आगे के प्रोजेक्शंस को? मैं खुद टीसीएस में काम करता था जी। 2006 में, अमेरिका में था। हम्म, तो मैं आपको फंडामेंटली बताना चाहता हूँ कि आईटी सर्विसेज में जॉब्स कहाँ से आती हैं। हम्म, तो अगर आप देखेंगे तो 83% जो आईटी जॉब्स है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से आती हैं। जब मैं वहाँ काम करता था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी जिसका डेटाबेस या प्रोग्राम्स वगैरह बहुत पुराने थे, उसको हम लोग रीस्किल कर रहे थे, मतलब रिकोडिंग कर रहे थे, जावा में नई टेक्नोलॉजी ला रहे थे। वो सेम कंपनीज आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही हैं, एआई ट्रांसफॉर्मेशन वो मांग रही हैं। ओके। तो वो जो रूटीन जॉब्स थे, जो जावा, जो बेसिक प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, कोडिंग, वो सारे जॉब्स केवल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर आप डेटा देखें तो नैस्कॉम और नीति आयोग का जो वेरीफाइड डेटा कहता है कि इंडिया में ही 14 लाख एआई स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड है, मतलब कमी है। और अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा देखें तो 92 मिलियन जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड, ऑब्सोलीट, वो पुरानी हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी। लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए 171 मिलियन नए जॉब्स बनेंगे। तो ये जो टीसीएस का जो हायरिंग है, आपको ये देखना होगा 9,000 लोग किसकी हायरिंग हुई है। ये रूटीन प्रोग्रामर्स की हायरिंग नहीं है, टेस्टर्स की हायरिंग नहीं है, ओके। ये एआई इंजीनियर्स की हायरिंग है, डेटा साइंटिस्ट की हायरिंग है, और जो लोग एआई से स्किल्ड है उनकी हायरिंग है ये। सो मेरा ये कंक्लूजन है, इन सब डेटा जो मैंने आपसे शेयर किए, उसका यही कंक्लूजन है कि ये केवल ट्रांसफॉर्मेशन है, और आगे फ्यूचर और ब्राइट है। अभी 2 लोग केवल हैं जो एआई वर्कर हैं, जो नॉन एआई वर्कर हैं। एक कहावत है कि आपका जॉब एआई नहीं लेगा, आपका जॉब वैसा दूसरा इंसान लेगा जो एआई समझता है। यही मेरा एब्सोल्युटली सर, ये बड़ा दिलचस्प आपने experience कहा। और दरअसल हम दूसरे अगर डेटा को भी देखें तो ये समझ में आता है। नौकरी जॉब स्पीक रिपोर्ट जो आई है, उसका डेटा कुछ दूसरी तस्वीर पेश करता है। संभवतः इसको भी अगर हम जोड़ें तो तस्वीर थोड़ा ज़्यादा हमें बेहतर समझ में आ जाएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हायरिंग बढ़ रही है, बट जैसा सर ने कहा अभी कि वो कौन सी हायरिंग बढ़ रही है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। नौकरी जॉब स्पीक की रिपोर्ट कहती है कि 1.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के आधार पर जो उन्होंने बनाया है, जून 2026 में एआई से जुड़ी हायरिंग जो है वो सालाना आधार पर 16% बढ़ी। अगर आप ओवरऑल आईटी जॉब पोस्टिंग्स देखेंगे तो उसमें 3% की गिरावट आई है। यानी कि एआई से जुड़ी हायरिंग बढ़ रही है, लेकिन नॉन एआई से जुड़ी हायरिंग जो है वो लगातार घट रही है, और ये ट्रेंड आगे भी देखा जा सकता है। बहुत सारी कंपनियों में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसी तरह के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गोयल सर, इसको किस तरह से माने हम? जैसा सर कह रहे हैं कि भाई एआई जॉब नहीं लेगा आपका, लेकिन एआई समझने वाला दूसरा व्यक्ति आपका जॉब ले लेगा। तो क्या हम वर्कफोर्स उतना हमारा तैयार हो पा रहा है? क्योंकि अगर नॉन एआई हायरिंग घटती हैं तो फिर उसके बहुत सारे संकेत कई पैरामीटर्स पर जाते हैं, रोजगार पर जाएंगे, इकोनॉमिक्स पर जाएंगे, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्रिपेयर्डनेस पर जाएंगे। तो आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं इन दो नंबर्स को? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, टेक्नोलॉजी कभी भी ह्यूमन जॉब को शायद पूरी तरह रिप्लेस नहीं करती है, उसको शायद वो अपग्रेड कर देती है टेक्नोलॉजी। हमने इवोल्यूशंस देखे हैं, पेजर से मोबाइल, मोबाइल के बाद लैंडलाइन पे, वायरलेस पे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती चली गई एक एक करके।
और मुझे याद है कि 15-20 साल पहले मुझे आप लोग के स्टूडियो में आना पड़ता था, अब तो शायद हम रिमोट से जुड़ जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन जो है वो होता रहता है। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा मार्केट है, स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है और एमएसएमई इंडस्ट्री है। तो आज अगर एक छोटे से फूड मैन्युफैक्चरर को या स्टील के प्लांट को अगर उसके यहाँ ये देखना है, उसके प्रमोटर को, ऑनर को, कि मुझे अपने यहाँ एआई लगा के अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, मैं क्या उससे एआई से अचीव कर सकता हूँ, तो उसको करने के लिए कौन से लोग हैं आज के डेट में? आज के डेट में मुझे लगता नहीं कि लोग बहुत ज़्यादा हैं जो उस सेक्टर को एड्रेस कर सके। वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने एआई को एक क्रीमी लेयर, एक प्रीमियम सेगमेंट पे डाल दिया है कि यहाँ पे सिर्फ ये प्रीमियम कंपनी, बहुत बड़ी लार्ज ग्लोबल फॉर्च्यून कंपनी ही यूज करेगी, जबकि एक्चुअल सिचुएशन उसके रिवर्स है। एआई उस हर इंडस्ट्री में, हर फंक्शन में जाके इंटरवीन करेगा जहां पे कि उस बिजनेस के प्रोसेस को, काम को एफिशिएंटली किया जा सके। तो वहां पे मुझे क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो अगर आप देखेंगे जो आईटी सर्विसेज कंपनी, चाहे टीसीएस हो या दूसरी कंपनी, जो ये लोगों को ले रही है, वो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में ये है कि ये सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को सर्व करने के लिए नहीं ले रही है। एक इंडिया के अंदर भी जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम ग्रो कर रहे हैं। हमारा अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी से देखें तो हम वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 18 से 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अगर परचेजिंग पावर से देखें। तो उसमें जो एक बहुत बड़ा जो एमएसएमई या जो मिड सेक्टर का जो बिजनेस है, वो भी तो एआई यूज करना चाहता है। तो उसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है? उसके लिए क्या ट्रेंड रिसोर्सेस है हमारे पास? वो नहीं है। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो विद इन द कंट्री में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज करने का। टेक्नोलॉजी सिर्फ ग्लोबल मार्केट, यूरोप या यूएस को सर्व करके नहीं होगा। शायद जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि 20 साल या 15 साल पहले का मार्केट और आज का मार्केट, आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हमारे पास आती है, जो हमें ये बताती है कि डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस करना उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है देन इंटरनेशनल मार्केट में करना। तो मुझे ये लगता है कि ये सारा का सारा जो प्रिपरेशन है आज के डेट में, वर्कफोर्स को लेना, ट्रेन करना, और ये जो पोटेंशियल मार्केट है कि उस पोटेंशियल मार्केट में इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोगों को ट्रेन करना। आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है, तो ट्रैवल है, हॉस्पिटैलिटी है, हर जगह तो एआई यूज होना है। तो अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है तो कहीं पे भी अगर एआई यूज होगा, अगर एक छोटा सा हॉस्पिटल है जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं है, तो वो भी तो अपने एआई यूज करना चाहेगा, ऑप्टिमाइजेशन को, यूटिलाइजेशन को, डॉक्टर की एफिशिएंसी को, पे जो पैरामेडिक स्टाफ है उसके एफिशिएंसी को, वो किसके पास जाएगा? तो उसके लिए ये कंपनी प्रिपरेशंस कर रही है, मुझे ये लग रहा है कि बट यू नो व्हाट, ये कॉस्ट इफेक्टिव हाँ, आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली सर, ये आपने सही बोला। बट यू नो व्हाट, एक ऐसा व्यू पॉइंट निकल करके आ रहा है इस पूरे विमर्श के बाद जो थोड़ा सा हमें अलग सोचने पर भी मजबूर करेगा। रजनीश सर, पहले रेवेन्यू बढ़ने का मतलब सीधा सीधा हम ये मान करके चलते थे कि हायरिंग होगी, रेवेन्यू बढ़ गया हायरिंग होगी, राइट? अभी क्या है कि टीसीएस का रेवेन्यू लगभग 14% बढ़ा है, लेकिन हेडकाउंट ग्रोथ उतनी तेज नहीं दिखाई दे रही है। और यहीं पर फिर हमको याद आता है जब नेस्कॉम ने कहा था कि भाई इंडस्ट्री रेवेन्यू तो तेजी से बढ़ा रही है लेकिन जॉब ग्रोथ केवल 2% है। एआई ने क्या सर भारतीय आईटी सर्विस के उस मॉडल को तोड़ दिया है जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ साथ साथ चलते थे, जिस पर हम पहले की चर्चाएं करते थे, विमर्श करते थे? क्या सर सीधा सवाल यह है कि अब प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट से पूरी तरह से अलग हो रही है? बहुत बढ़िया सवाल। और मैं बिल्कुल, देखिए, इंडिया की बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। एक तरह सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री होना एक नजरिए से बड़ा एडवांटेजेस दिखता है, और दूसरी तरफ से बड़ा कभी कभी डर भी लगता है, डिसएडवांटेजेस भी लगता है कि नौकरियां आखिर से कहाँ से आएंगी हमारे युवा वर्ग के लिए। और आपने बिल्कुल सही फरमाया। और मैं ये टीसीएस के रिपोर्ट में अगर आप पढ़ेंगे उनका लास्ट क्वार्टर का, उनका अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस भी कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। एंड देयरफॉर ये बड़ा एक सवाल उठाता है कि अगर आप एआई ला रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा सुनील बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि राइट टेक्नोलॉजी लाना, राइट रोल के लिए लाना, और उसी लिए फिर राइट टैलेंट को लाना, ये बड़ा अहम रहेगा। एंड डेफिनेटली ऊपर सबसे ज्यादा जब आप प्रोडक्टिविटी जैसी शब्द की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो ये आप बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं कि जिस पेस पे हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, क्या वो एआई जनरेट करेगी? ये एक बड़ा काउंटर वाला सवाल आपने उठाया है। और ये
बहुत अर्ली डेज हैं। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो हमें अभी ये, जैसा मैंने शुरू में भी बोला, ये बहुत कॉशियस स्टेप है। इसमें हमें देखना होगा कि इसके आगे कैसे हम लोग मूव करते हैं। एंड डेफिनेटली ये बैलेंसिंग एक्ट कि आप कितना जॉब जनरेट कर पा रहे हैं और टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ लेवरेज कर पा रहे हैं, इसमें अभी हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। एब्सोल्युटली। ये थोड़ा सा एक सवाल है क्योंकि लगातार एआई रूटीन वर्क्स अपने हाथ में ले रहा है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आगे चल करके ये आने वाला है कि आईटी लेबर मार्केट में अगर हम डाउन द लाइन 2028, 29, 30, 31 की बात करें तो उस समय क्या होगा? आई मीन सबसे बड़ा बदलाव किस में होगा? आपके हेडकाउंट्स में होगा, स्किल्स में होगा, सैलरी स्ट्रक्चर में होगा? क्योंकि लगातार रूटीन वर्क एआई के हाथ में जा रहे हैं। बट एक चीज और है जिसमें एक अजीब सी परिस्थितियां बन रही है और संभवतः समझ आ नहीं रही है रियल पिक्चर। श्रीवास्तव सर हमें बताएं, टीसीएस ने अपने डेटा में बताया है 14,000 फ्रेशर्स लिए हैं। अच्छा, इससे लगता है कि भाई टीसीएस जैसे जायंट अगर फ्रेशर्स को हायर कर रहा है तो फिर कॉलेजेस में एक पॉजिटिव बयार, कैंपसेस में बड़ी पॉजिटिव बयार होती है। बट ओवरऑल अगर पूरे सेक्टर में देखें हम तो कैंपस हायरिंग अभी भी प्री एआई पीरियड से काफी पीछे है। निकली वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं उतने जो कैंपस हायरिंग होती थी। तो ये क्या कंपनियां आज भी उतने फ्रेशर्स लेना चाहती हैं, सच में लेना चाहती हैं, या एआई की वजह से एंट्री लेवल पिरामिड जिनकी वजह से हम कॉलेजेस में जाते थे, जिनकी वजह से हम कैंपसेस में जाते थे, वो एंट्री लेवल पिरामिड ही स्थायी रूप से छोटा हो गया है? सर आपका क्वेश्चन है कि कंपनी लेना चाहती है या नहीं, तो लेट्स हमें देखना चाहिए जो नहीं, उतने फ्रेशर्स नहीं लेना चाहती, नहीं उतने फ्रेशर्स जितने हम पहले हायर करते थे, आज की डेट में उनकी जरूरत है भी या नहीं है? सर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें, ओके, मैं खुद एक कंपनी हूँ, मैं चला रहा हूँ कंपनी, तो मेरे पर्सपेक्टिव से आप देखें तो मेरे लिए फ्रेशर और नॉन फ्रेशर ऐसा कुछ ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मीन्स ये अभी जैसे 14 लाख एआई वर्कर्स की जरूरत है, ये नास्कॉम और नीति आयोग का वेरीफाइड डेटा है, पर वो है नहीं उतने स्किल्ड लोग। या तो फ्रेशर लेवल पे हो जाए जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, या वो जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं वो एआई में रीस्किल कर लें। तो आंसर ये है कि जॉब अभी कैंपस में हायरिंग नहीं हो रही, केवल जो रूटीन जॉब्स वाली कोडिंग टेस्टिंग की हायरिंग नहीं हो रही है। एआई के जॉब्स बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, ये है फैक्ट एक्चुअली। आप कह रहे हैं कि एआई के जॉब्स बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, लेकिन हम क्या हम, श्रीवास्तव सर एक मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा, तो क्या हम अब आईटी में दो धड़ों में बटी हुई वर्कफोर्स को साफ तौर पर देखेंगे कि आईटी में ही एक एआई और एक नॉन एआई, और हमेशा इन्हीं दो पैरामीटर्स पे हमको ये देखना पड़ेगा कि वर्कफोर्स का या जॉब मार्केट की स्थिति क्या है? एग्जैक्टली क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया, रूट जहां पे बिजनेस है जो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वही एआई ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है। स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, छोटी कंपनी, मीडियम साइज कंपनी और लार्ज एंटरप्राइजेस, बड़ी कंपनी, सबको एआई में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो किसी को रूटीन लेवल प्रोग्रामिंग चाहिए ही नहीं, तो उसकी जॉब्स बनेंगी कहाँ से? एआई की जॉब्स बहुत तेजी से बढ़ी हैं, 14 लाख 14 लाख खाली जगह हैं। लेकिन अब आप खुद देखें कि ये 24-25 से ही तो आईटी एआई इतना मेन स्ट्रीम में आ गया है। तो कितने कॉलेजेस हैं जिसमें एआई का जो कोर्सेज या प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूशंस, इंटर्नशिप्स कितने कॉलेजेस में चल रहे हैं? तो ये है स्किल गैप। तो सर हमें एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, देखिए अगर हमारे कॉलेजेस या वो तैयार नहीं हो रहे हैं या डिग्री बनाम कैपेबिलिटी का सवाल लगातार बना हुआ है, तो हम क्योंकि हमारे कोर्स तो इतनी तेजी से, रजनी सर से हमारी लंबी चर्चा हुई है इस पर कि हमारे जो कोर्स वर्क है, हमारा जो करिकुलम है, वो इतनी तेजी से चेंज नहीं हो रहा है जितनी तेजी से आईटी का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। क्या आप ये कह सकते हैं आज कि अगले 5 सालों में लेट से आईआईटी, एनआईटी जैसी डिग्रियों का प्रीमियम घट जाएगा? सर क्योंकि अब तक तो यही होता था ना कि ये
मोस्ट एडवांस पढ़ाइयाँ करवा रहे हैं। अब इन पढ़ाई, यहाँ जो पढ़ाई हो रही है और जिस तरीके से पढ़ाई की जा रही है, और वो वर्कफोर्स रेडी नहीं कर पा रही है बाहर जॉब मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो क्या इन डिग्रियों का प्रीमियम घटेगा, ये बड़े बड़े कैंपसेस का प्रीमियम घट जाएगा सर, या पोर्टफोलियो और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो चाहे कहीं से भी आए, किसी भी इंस्टीट्यूशन से आए? उनका प्रीमियम नहीं घटेगा, ओके। क्योंकि एआई है क्या वो हमको समझना है। जो सैम अल्टमैन है उन्होंने एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया हम्म। कि पीपल विल बी बाइंग फ्रॉम अस हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीटर। मतलब आप हम जैसे बिजली खरीदते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं मीटर से, इंटरनेट खरीदते हैं मीटर से, वैसे ही आप एआई खरीदते हैं मीटर से। वो एक यूटिलिटी है। ओके। तो जो एनआईटी आईआईटीज में जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्रिटिकल थिंकर हैं। एआई खुद से तो नहीं सोच सकता ना, उसको तो वो यूज केसेस नहीं बना सकता, उसको चलाने के लिए एक क्रिटिकल थिंकर चाहिए। ओके। तो जो एनआईटी आईआईटीज का प्रीमियम जो आपने बोला वो हमेशा रहेगा, बिकॉज वो लोग प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो नेटिव थिंकर हैं। नेटिव थिंकर का काम एआई कभी नहीं ले सकता, वो केवल और केवल रूटीन जॉब्स ही ले सकता है। ओके, ये मेरा मानना है। चलिए, तो ये बड़ा अच्छा इंसाइट आपने दिया। गोयल सर, अब हम आगे की ट्रेजेक्टरीज किस तरह से देख रहे हैं, और एआई बार बार कहा जा रहा है, और पैरेलली एक बहुत बड़ा विमर्श एआई बूम का चल रहा है। इनफैक्ट आप उठा करके देख लीजिए, दुनिया भर के अखबारों में जो कॉलम्स आ रहे हैं, जो एनालिसिस आ रहे हैं, वो एआई बूम को लेकर के आ रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में तो चलिए ज़्यादा पैसा लगा दिया लोगों ने, उसके मुताबिक उतना ज़्यादा रेवेन्यू अभी जनरेट नहीं हो रहा है, और पैसा लगा दिया बहुत ज़्यादा कंपनीज़ ने, वहाँ पर ये वाली बात चल रही है। भारत में तो एक अजीब सा ही बबल है, हमारे यहाँ तो उतना ग्राउंड पे काम हो भी नहीं रहा है, उतना हमारे हाथ में काम आ भी नहीं रहा है। जो भी आ रहा है, जो फ्रंट लीडिंग कंपनीज़ हैं, ये आउटसोर्स वर्क ले रही हैं। तो आपको लगता है कि ओवरऑल एआई जो लीड करेगा पूरी दुनिया में जॉब मार्केट को, उस हिसाब से क्या भारत तैयार हो रहा है सर? मतलब हमारा जॉब मार्केट उस हिसाब से तैयार हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री में डिमांड उस तरह से जनरेट होंगी या नहीं होंगी? अगर एआई बबल कहीं पर भी फटा, जो फटना कई जगह शुरू हो चुका है, और खुदा ना खास्ता अगर भारत पर उसके गलत विपरीत असर हुए, तो ये तो दोहरी मार हो जाएगी। सारे के सारे लोग एआई में शिफ्ट हो गए, सारे कॉलेजेस एआई शिफ्ट हो गए, सारा का सारा वर्कफोर्स एआई के हिसाब से तैयार हो गया, और दूसरी तरफ एक बबल फटता है और पता चलता है कि नहीं, बैक टू नॉन एआई जॉब्स। फिर क्या करेंगे हम? तो जरा आगे की सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम पूरे एआई के मॉडल को समझे, तो शायद जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे कि हम बड़े बड़े वैल्यू बिलियंस डॉलर अप टू ट्रिलियन सुनते हैं, वो मेजरली वो एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डेटा सेंटर, जीपीयूज, एनर्जीज, वहाँ पे बात करते हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर बहुत सारे, और वहाँ पे शायद थोड़ा रेस भी है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, कि कौन कितना बड़ा सेंटर बना सकता है। और जैसे बताया कि वो एक यूटिलिटी की तरह ट्रीट होगा, कि एक डेटा सेंटर है, वहाँ जीपीयूज लगे हुए हैं, वहाँ पे सिस्टम है। आप जैसे क्लाउड सर्विसेज आज के डेट में आप लेते हैं, आपको जितना स्पेस चाहिए, मल्टी सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ जाके आप अपना स्पेस लीजिए और अपने जो भी एप्लीकेशन होस्ट करना है कीजिए। उसके बाद मॉडल्स हैं, लेयर्स है। इंडिया उस मामले में सेफर इसीलिए क्योंकि शायद हम लोग बाय नेचर, आई थिंक हम सबकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कहीं पे इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी या हमारे यहाँ के लोग नहीं करते, वो वेट एंड वॉच में रहते हैं और फिर करते हैं। तो इंडिया में जो इंटरवेंशन आने वाला है, वो आने वाला है ना एप्लीकेशन के लेवल। और जब एप्लीकेशन लेयर की बात करें हम स्पेसिफिक, तो एआई किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फंक्शन पे कैसे यूज होगा। चलिए, हमने उसका स्पेस ले लिया, कोई भी एक बड़ी कंपनी ने अपना एक डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और मुझे एक सर्टेन स्पेस चाहिए, हमने उसको परचेज कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। बट उसका उस बिजनेस में, उस इंडस्ट्री में कैसे एप्लीकेशन होगा, कैसे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, इज दिस लाइक ए शेफ। जैसे होता है कि वेजिटेबल, स्पाइसेस, इंग्रेडिएंट सेम है, बट शेफ उसको अलग अलग फूड बनाता है, और उसी से फूड की वैल्यू प्रपोजिशन बनती है। तो शायद हमारे यहाँ वो एप्लीकेशन लेयर पे हम काम कर रहे हैं। हमारी मोस्टली कंपनी जितनी आईटी सर्विसेज हैं, या हमारे यहाँ के बहुत सारे जो स्टार्टअप्स भी हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही 2, 4, 5% कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बात करती है।
जीपीयू के लेवल पे बात करती है, मॉडल के लेवल पे बात करती है, मोस्टली आज के डेट में एप्लीकेशन के लेवल पे बात करती है कि हम एआई के एप्लीकेशन को कैसे एफिशिएंट कर सकते हैं कि हर इंडस्ट्री में एक सुपर स्पेशलिस्ट लोग आए जिनको इंडस्ट्री की समझ है, टेक्नोलॉजी की समझ है और एआई की समझ है, और वो उसको इंटीग्रेट करके एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना के एक सॉल्यूशन दे सके, जहां पे वो ये बता सके कि जिस काम को आप 20 लोग, 25 लोग या 30 दिन लगा के करते थे, वो काम हम घंटों में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं। हमारे जैसे यूपीआई है, अगर पेमेंट सिस्टम अगर आप देखें तो सीमलेस पेमेंट सिस्टम होने की वजह से लाइफ कितनी आसान है लोगों की। आपको कहीं भी पैसा भेजना हो, किसी को पेमेंट करना हो, जैसे उसी तरह एआई का एक एप्लीकेशन है जो हर इंडस्ट्री में, चाहे वो ई कॉमर्स हो, एफएमसीजी हो, एफएमसीडी हो, ट्रैवल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मा, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस, जितनी भी इंडस्ट्री है, टेलीकॉम है, हर जगह एआई का एक यूटिलाइजेशन होगा, जहां पे कि एक लेगेसी वर्क होता है, मैनुअल वर्क्स होते हैं। आज के डेट में आप डेटाबेस पे, बड़े बड़े डेटाबेस पे, अब हमारे इलेक्शंस के चीजें होती है, आप बट AI सर डाल इसको दीजिए, मैं थोड़ा आधा सा corrections ऑटोमेटिक हो जाता है। एब्सोल्युटली सर, मैं थोड़ा हायरिंग के पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूँ सर। देखिए, मेरा सीधा सवाल आपसे, मैं हायरिंग में मैं क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड हायरिंग पे आना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के आईटी मार्केट की जो लेगेसी रही है या जो उसकी पहचान रही है, वो लेबर आर्बिट्राज रहा है हमारे यहाँ। यानी कि अमेरिका या यूरोप में जिस काम के लिए $100-200 प्रति घंटे देने पड़ते थे, भारत में वही काम आपका 25, 40, 50 डॉलर प्रति घंटे में हो रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ जो हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि हमारे यहाँ सस्ता टैलेंट था, क्वालिटी इंजीनियरिंग टैलेंट भी था और बहुतायत में था। यानी कि हमारे पास सस्ते इंजीनियर्स भी थे और बहुत सारे इंजीनियर्स भी थे। अब जनरेटिव एआई के आने के बाद, अगर जैसे आपने बताया कि हर जगह एजेंटिक काम होगा, हर जगह, तो 100 लोगों की जहां पर जरूरत पड़ती थी, वहां पर अब 40 लोगों की या 45 लोगों की जरूरत पड़ी। तो हमारी जो लेवरेज थी, हमारी जो ताकत थी हिंदुस्तान की, कि साहब हमारे पास बढ़िया टैलेंट भी है, सस्ता टैलेंट भी है और बहुत ज्यादा टैलेंट भी है, और मेरे ख्याल से वॉल्यूम इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि एक साथ इतने सारे इंजीनियर्स निकल रहे हैं हमारे यहां से। अब उतने चाहिए ही नहीं। तो भारत ने क्या वो ताकत खो दी है सर, और खोता जा रहा है? ये क्या थोड़ा वैसा संकेत है जिससे हमको चिंता करनी चाहिए? नहीं, ये सारे के सारे एडवांटेज आज भी हमारे पास है। आज भी हमारे पास कॉस्ट एडवांटेज है, टैलेंट एडवांटेज है और टैलेंट की एबिलिटी का एडवांटेज है। अगर आप पहले और आज की डेट में कंपेयर करें तो साइज ऑफ मार्केट चेंज हो गया। पहले शायद बहुत ही लिमिटेड मार्केट था और किसी भी कंट्री में जाइए तो आईटी एक लिमिटेड लेवल तक यूज होता था ऑर्गेनाइजेशंस में। सर छोटा सा मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट पे सफाई चाहूँ, क्योंकि सर देखिए, स्टेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। एक ज़माने में, रजनी सर भी बताएंगे, यहाँ पे श्रीवास्तव सर भी बताएंगे, एक ज़माने में आईटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का बूम आया था। वो क्या था? वो यही था जो मैं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में इतने सारे आईटी इंजीनियर्स पूरी दुनिया को चाहिए थे जो कि भारत दे सकता था, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में वो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते रहे। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि लगातार ग्रेजुएट्स निकलते जा रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। अच्छा, जो नौकरियां अवेलेबल है वो उनके लायक नहीं है। आईटी इंडस्ट्री कह रही है कि साहब हमारे पास लोग नहीं है, और जो लोग हम निकाल रहे हैं अपने कॉलेजेस वो अनएम्प्लॉयबल हैं। तो सर आप हम कैसे इतना कंफर्ट जोन में रह करके बोल सकते हैं कि नहीं अभी सब ठीक ठाक है? देखिए, सिर्फ अगर हम कागजी डिग्री दे देंगे अपने बच्चों को किसी भी कॉलेज में एक मिनिमम कॉस्ट चार्ज करके, तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी पे तो मुझे लगता है कि हर किसी पे क्वेश्चन है। कॉलेज पे भी है, शायद वो उस पेरेंट्स पे भी है, उस बच्चे पे भी है। मुझे ये लगता है कि मार्केट में डिमांड कंसिस्टेंट होती है। हाँ, ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट की वजह से कुछ सिचुएशनल चीज़ें, कभी कभी आपको कोविड आ गया या कभी कोई वॉर्स हो गए, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट डिमांड नील कभी नहीं होती, क्योंकि हम तो रिक्रूटिंग फर्म चलाते हैं। हमारे यहाँ तो हमारा तो काम ही रिक्रूटिंग करने का है। अब मैंने इसीलिए हमने ये देखा है कि डिमांड कंसिस्टेंट, मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए आपसे सवाल पूछा था। डिमांड कंसिस्टेंसी से रहती है मार्केट में। हाँ, आपको थोड़ा अपग्रेड बेहतर करना पड़ता है। ये नहीं कि आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ है बी कंप्यूटर साइंस, कहीं से भी आप आए और 4 जार्गन बोल दें और आपको जॉब मिल जाएगी। शायद वो ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में आपको और स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको और डीप पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आपको जो एक जनरल नॉलेज है उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। और उसमें भी कंपटीशन, और कंपनी वैल्यू देखती है तो कंपटीशन तो स्किल अप भी होना पड़ेगा। क्योंकि एब्सोल्युटली सर, एग्जैक्टली स्किल अप भी होना पड़ेगा, और स्किल अप भी होना पड़ेगा, ऊपर से आपका कंपटीशन बढ़ गया। यानी कि पहले जो आपके लिए 1000 जॉब्स तैयार रहती थी, आज की डेट में आपके लिए 400, 500, 600 जॉब्स ही हैं। तो स्किल अप भी होना है
उसके लिए तैयार भी होना है। रजनी सर का मैं इसमें क्विकली एक टेक लेना चाहूंगा कि एआई की वजह से सर क्लाइंट को पहले जितने इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती थी भारत में, आईटी सर्विस इंडस्ट्री का क्या एक अलग कॉम्पिटिटिव मोड अब क्या होगा? आई मीन क्या कम लागत, कॉस्ट एफिशिएंसी, एआई इनोवेशन, जिसको मुझे लगता है कि उसमें तो हम बहुत पीछे हैं अभी इनोवेशन में, या डोमेन एक्सपर्टाइज? और डोमेन एक्सपर्टाइज तब आएगी जब हम अपने संस्थानों को इक्विप उतना कर पाएंगे, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है। तो सर हमारा वो कॉम्पिटिटिव मोड अब क्या होगा? देखिए, जैसा पंकज बोल रहे थे कि हमारी तैयारी और जो पहले भी, जैसा दीपक आपने पहले बोला था कि हमारी इंस्टीट्यूट्स की कितनी रेडीनेस है, बहुत बड़ा सवाल है उसके ऊपर। और उसलिए हमें अभी भी उतना ऑप्टिमिस्टिक होना, थोड़ा सा हमें इसमें दो बारी सोच करके हमें चलना होगा। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अभी भी दोनों तरफ, देखिए, क्लाइंट की भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई बड़ी लिमिटेड है अभी भी, कि वो चाहते क्या है। और दूसरा, अगर ये प्रोवाइडर्स हैं जैसे टीसीएस वगैरह हैं, अगर वो सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल है टू रियली सेल कि एक्चुअली क्लाइंट को इन सब सर्विसेज से क्या फायदा मिलेगा। तो अभी मैं मान के चलता हूं कि ये एक ट्रांजिशन फेज है दोनों तरफ। क्लाइंट भी अभी समझना चाह रहे हैं एआई के क्या बेनिफिट्स हैं, और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स टीसीएस तैयारी कर रही है फ्यूचर की कि एआई का एक ऐसा समय आएगा जब इसके बिना आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आई थिंक वो हमारे लिए अभी भी वेटिंग पीरियड है। दोनों पक्ष अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, बट वो समय हमें देखना होगा कि कब आएगा। इंडिया, जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही यूनिक है, जो पहले भी मैंने बोला था कि हमारे यहाँ पे दोनों आप देखेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग का भी उतना ही हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है, उतना जितना हमारे यहाँ सर्विस का है। हमें एज अ कंट्री अगर पॉपुलेशन को लेके साथ चलना है तो एक वो बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। करेक्ट सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, और इसीलिए मैं जाते जाते पंकज श्रीवास्तव सर से आखिरी सवाल पूछूंगा। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा हमसे जो बच्चे, जो उनके टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस के लोग, वो सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछते हैं कि भाई आगे करियर प्रोजेक्शंस किस तरह के रहने होंगे, प्रोग्रेशन किस तरह का होगा। पहले सिंपल सा होता था पंकज श्रीवास्तव सर, पहले करियर पाथ एकदम क्रिस्टल क्लियर होता था। आप डिग्री लेंगे, उसके बाद आप इंटर्न जाएंगे, डेवलपर बनेंगे, सीनियर डेवलपर बनेंगे, फिर टीम लीड बनेंगे, मतलब सब कुछ पता था कि आगे हम कहाँ तक जाएंगे, कैसे जाएंगे। एआई के आने के बाद क्या ये करियर प्रोग्रेशन ये लीनियर रहेगा, या आज की डेट में जैसे देख रहे हैं कि भाई 2 साल में पहले कुछ और किया तो पता चला फटाफट से नया कोर्स कर लो, जा करके ब्रेक लो, 6 महीने का 3 महीने का नया कोर्स करके आओ। तो क्या इसी तरह से ये करियर प्रोग्रेशन पहले की तरह लीनियर रहेगा, या प्रोफेशनल्स को सर हर 3-4 साल में खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट करना पड़ेगा? क्या लग रहा है सर आगे? अब आईटी में अपस्किलिंग पहले भी लगती थी, हर 3-4 साल में नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते थे, वो हमें पहले भी सीखना पड़ता था और अभी भी सीखना पड़ेगा। अभी जो नए जॉब्स, नए तरीके के जॉब्स होंगे, जैसे एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एआई अप्रूवर्स, कंटेंट रिव्यूअर्स, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, मीन्स जो क्लाइंट से बात कर सके, इस तरह के जॉब्स होंगे। तो रीस्किलिंग अभी भी हमें करनी पड़ेगी। अभी जो मैं एक आपके माध्यम से जो मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, जो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि अभी उनको करना क्या चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो जर्मनी का मॉडल है वो हमें लाना चाहिए। जर्मनी में 12th क्लास के बाद बच्चा 3 दिन कॉलेज जाएगा, 3 दिन कंपनी जाएगा, सिंपल। तो जैसे वो जब निकलता है, कॉलेज से पास आउट होता है, तो वो एक प्रोफेशनल है, ऑलरेडी वो काम समझता है, वो एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, वो ग्रेजुएट फ्रेशर है ही नहीं। तो 3 दिन कॉलेज और 3 दिन कंपनी अगर ना हो पाए, तो एटलीस्ट एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वीआईटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पर मैं एक एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ आपको कि वहां पे हर फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप्स कंपलसरी है, और वो रियल कंपनीज में इंटर्नशिप्स करते हैं। ठीक, तो वहां उनको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी राइट। कि एआई की कहाँ कहाँ जरूरत है, या किस डिपार्टमेंट में किस तरह की जरूरत है। तो एआई में
डिफरेंस क्या है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो फ्री है ना, राइट। वो तो आर्टिफिशियल है। आपको तो क्रिटिकल थिंकिंग करके, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके एक सॉल्यूशन का आपको वैल्यू मिलता है। तो एब्सोल्युटली। वो तो आपको प्रैक्टिकली काम करने से ही पता चलेगा। एब्सोल्युटली, ये आपने है सही बोला सर। सॉल्यूशन। वो जो हम चर्चा कर भी रहे थे कि पहले जो हमारी ताकत थी वो थी कॉस्ट एडवांटेज, वो हमारी ताकत थी। लेकिन अब एआई इनोवेशन जिसको हम कह रहे हैं थोड़ा पीछे, लेकिन बढ़ेंगे आगे, उसमें इंजीनियरिंग का एक्सीलेंस भी जोड़ेंगे, हाई वैल्यू डिजिटल सर्विसेज को जोड़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत स्कोप अभी आगे भी हैं। आपको बस तैयार रहना है। तो कुल मिला के पूरी चर्चा का सार अगर निकालें तो 3 बड़ी चिंताएं अगर हम देखें तो हायरिंग लौट रही है लेकिन सबके लिए नहीं है, बड़ी असमान सी है, और एआई नॉन एआई इसमें अब विभक्त हो चुकी है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा सबको। एआई सिर्फ नौकरी नहीं, पूरा एम्प्लॉयमेंट मॉडल भी बदल रहा है। जैसा मैं अभी बात भी कर रहा था कि रेवेन्यू बढ़ने का मतलब हायरिंग होता था, अब ऐसा संभवतः नहीं है। और स्किल गैप जो लगातार एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन चर्चा में जो पॉजिटिव पॉइंट उभर करके सामने आए हैं कि टेक सेक्टर अभी आगे बढ़ रहा है। बहुत लोगों को संशय था कि भाई आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो इंडस्ट्री का आकार लगातार बढ़ रहा है, रिकवरीज हो रही हैं। एआई में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। मांग अभी एआई में बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। जो इररिलेवेंट लोग हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो अभी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। टैलेंट की मांग अभी भी बहुत ज़्यादा है और ओवरऑल भारत को अपने को खुद को स्थापित करने के लिए अभी बहुत बड़ा एक स्कोप है। तो ये है समरी आज के डिस्कशन की, और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आज के हमारे मेहमानों का। पंकज श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। रजनीश सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। सुनील गोयल सर, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए।